नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे प्रगति परीक्षा टेस्ट सीरीज क्रमांक 26 और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए ये है। तो देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो हम जानते हैं कि सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है उसका नाम है बुध। जैसे कि ये सूर्य है, ये सूर्य है। अब सूर्य के जो निकट है वो है बुध, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चार जो ग्रह होते हैं इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये है आंतरिक या पार्थिव ग्रह इन्हें कहा जाता है, ठीक है। आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहते हैं इनको, ये चार ग्रह हैं। और चार ग्रह होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है ना। तो ये चार ग्रह होते हैं वाह ग्रह या गैसीय ग्रह या जोवियन ग्रह, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो पहला प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो कुल 8 ग्रहों में सबसे निकट जो ग्रह है वो बुध है। बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी और मंगल। तो ये चार ग्रह रहते हैं, इनको कहते हैं आंतरिक या पार्थिव ग्रह। पार्थिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के जो सदृश होते हैं, और दूसरी बात ये डेंसिटी में सबसे ज्यादा होते हैं, यानी कि इनका घनत्व ज्यादा होता है। और फिर ये चार ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह होते हैं और इनको गैसीय ग्रह या जोवियन ग्रह भी कहते हैं। इनका घनत्व कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 हमारा कहता है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वह सूर्य है, क्योंकि सूर्य यदि नहीं होगा तो पौधे को प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे और पौधे में ऊर्जा नहीं आ पाएगी, ठीक है। और पौधे में ऊर्जा नहीं आई तो जंतु में ऊर्जा नहीं आ पाएगी। तो इसलिए पारितंत्र जो बना हुआ है, ठीक है, उसमें जैविक अजैविक दोनों घटक पाए जाते हैं, और प्राथमिक जो ऊर्जा का स्रोत है वह है सूर्य, ठीक है। तो इसमें पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? वो है सूर्य, ठीक है। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत ये हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली टेस्ट सीरीज में, नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का जो है ना स्रोत है नाभिकीय संलयन की क्रिया। फिर है, कितने डेसिबल ध्वनि पर शोर कहलाता है? तो हम जानते हैं कि जो शोर होता है वह अवांछित ध्वनि को कहते हैं। अवांछित यानी कि जो हमारे मन में अच्छी न लगे, हमको अच्छी न लगे। तो अवांछित ध्वनि होती है वो 80 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि होती है उसे अवांछित ध्वनि कहते हैं, और उसे ही हम क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। तो जो 80 डेसिबल है, 80 डेसिबल, तो ये जो ध्वनि होती है ना इसे हम कहते हैं शोर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। रेजिडेंस क्षेत्र में जो WHO है या यूएनओ ने 45 डेसिबल को मान्यता दी है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं? तो जो कार्बन के अपर रूप हैं, जैसे कि मान लीजिए कार्बन है, तो कार्बन के जो अपर रूप हैं जैसे हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, फ्लोरीन, काजल आदि, ये कार्बन के क्या है? अपर रूप हैं। और कार्बन के अपर रूप में ये जो हीरा है ये क्रिस्टलीय होता है, और ये जो ग्रेफाइट ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। विद्युत का कैसा होता है? सुचालक होता है ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट का उपयोग उसमें स्नेह के रूप में किया जाता है, और जो हीरा है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, व्हेल किस वर्ग का जंतु है? तो जो नील व्हेल है, नील व्हेल
वह स्तनधारी वर्ग का जंतु है। स्तनधारी वर्ग में आता है नीलबहेल। और नीलबहेल स्तनधारी वर्ग में आने का कुछ जो तर्क है वह यह है कि नीलबहेल बच्चे देता है, और नीलबहेल बच्चे देता है, इसके अलावा रोम पाए जाते हैं शरीर पर। तो जिसके शरीर पर रोम पाए जाएं, जो बच्चों का जन्म दे और बच्चों को दूध पिलाए, वो सभी स्तनधारी वर्ग के प्राणी होते हैं। और पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो जीव है, जंतु है, वह है नीलबहेल। ठीक है। और पृथ्वी पर जो स्थलीय जंतु है सबसे बड़ा, वो है अफ्रीकन हाथी। इसको आप याद रख लेना। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण विज्ञान के जन्मदाता कौन है? तो कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का जनक कहते हैं। वर्गीकरण, ये स्वीडन के थे और इन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी और त्रिनाम पद्धति भी दी थी। ठीक है। तो ये याद रख लेना, कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहते हैं। इन्होंने द्विनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति ये वाली दी थी, और इसके आधार पर जंतु वैज्ञानिक नाम और वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम रखे जाते हैं। और प्रथम जो वो होता है शब्द, उसे कहते हैं वंश, और आखिरी का जो अक्षर होता है उसे कहते हैं जाति। तो जंतु वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम का जो पहला अक्षर है उसे क्या कहेंगे? वंश, और दूसरा जाति। ठीक है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, दूध का पाश्चुरीकरण क्यों किया जाता है? ठीक है ना। तो क्या जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। और जो दूध का पाश्चुरीकरण है, इसमें दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालते हैं और 30 मिनट तक ठंडा करते हैं। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पाश्चुरीकरण। ठीक है। और लुई पास्चर ने इसको दिया था। पाश्चुरीकरण को किसने दिया था? लुई पास्चर ने। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है ये दिया था डार्विन ने। और इन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करता है वह क्षेत्र उसको क्या कर लेता है? वर्ण कर लेता है। वर्ण माने होता है धारण करना। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, वह तैयारी कर रहा है मान लीजिए दरोगा की। अब वो मान लीजिए इतना उसको मेहनत कर रहा है, ग्राउंड में दौड़ कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो वह क्षेत्र उसको क्या कर लेगा? वर्ण कर लेगा। वर्ण यानी कि धारण। ठीक है। तो ये है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। जो प्रकृति के अनुकूल जंतु अपने आप को नहीं ढाल पाते वह नष्ट हो जाते हैं, और जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं वह जीवन में आगे बने रहते हैं। ठीक है। तो ये हमारी आज की टेस्ट सीरीज थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लिए गए हैं। ये टेस्ट सीरीज नंबर 26 था, और इसके आगे मतलब जो है 25 हो चुकी हैं कंप्लीट। ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि अच्छे से मन लगा के टेस्ट सीरीज का अध्ययन करें। टेस्ट सीरीज से बहुत प्रश्न आने की संभावना, क्योंकि मैं ऐसा कोई सा भी क्षेत्र छोड़ नहीं रहा हूँ जहाँ से प्रश्न ना बने। हर टेस्ट सीरीज से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, और आए हुए प्रश्न मैंने इसमें लिए हैं। तो इसलिए सभी विद्यार्थी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को मन लगाकर आप तैयार करें, और एग्ज़ाम में आपको निश्चित सफलता मिलेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।